हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त हितेश शर्मा, यूर फ्रेंड एनडीएस सर। डियर फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम के बाद आना हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कुछ चीज़ें होती हैं जहां पर हमें एक लाइफ में कहीं पे स्टॉपेज ज़रूरी होता है और कहीं से हमें स्टार्ट भी करना होता है। ठीक है, बस फिक्र तो उनकी है जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज बड़े बेहतरीन सेशन को। और आज हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे, आगाज करेंगे केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री के सॉल्यूशन से। 2023 में पेपर हुआ था, 18 फरवरी 2023 को पेपर हुआ था। और इस पेपर में केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस आए थे, 1 से लेकर 100 तक। और आज हम इनका पार्ट 1 और पार्ट 2, दो पार्ट के अंदर, मैक्सिमम 3 पार्ट्स के अंदर इन 100 के 100 क्वेश्चंस का एक दमदार सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएंगे। हमेशा की तरह ये सेशन आपको काफ़ी नॉलेज देंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स को, आपके नॉलेज को और आपके फंडामेंटल्स को बिल्डअप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्यूटीफुल सेशन को विद योर काइंड परमिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन पार्ट 1 में। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। here we go। यस, आर्सेनिक सल्फाइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आर्सेनिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें पूछा क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द O2। सिंपल, कुछ भी नहीं है, रिएक्शन को सिंपली बैलेंस करके देखना है और बैलेंस करने से हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, आर्सेनिक सल्फाइड है, ठीक है, प्लस O2 गैस के साथ रिएक्शन करता है और हमें मिलता है आर्सेनिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, हाँ जी। O2 का कोफिशिएंट पूछा है, मतलब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मोल्स O2 के रियली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, होल नंबर में पूछे हैं, फ्रैक्शन में निकालने की जरूरत नहीं है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आर्सेनिक कितने हैं यहाँ पर, देखिए 2 है। सल्फर कितने हैं, पहले देखो सल्फर से शुरुआत कर लो। सल्फर कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पर 3SO2 लगा देते हैं। 3SO2 हो गया। आर्सेनिक कितने हैं, 2 है। आर्सेनिक कितने हैं, 2 है, बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 6 है और 3 कितने हो गए, 9। 9 करेंगे तो 9/2 करना पड़ेगा, लेकिन 9/2 करते ही ये तो फ्रैक्शन में आ गया। अब नीचे के डिनोमिनेटर को 2 को सोल्ड आउट करने के लिए पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है ये। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 2SaS2S3 प्लस 9/2 को 2 से करेंगे हो जाएगा 9O2 और एंड वी गो, यह हो जाएगा 2AS2O3 और प्लस 6SO2। हमें चाहिए यही तो था कि होल नंबर में ऑक्सीजन का कोफिशिएंट कितना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 9 निकल करके आता है। सिंपली फॉर्मूला बेस कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से इसका बैलेंसिंग करना था, वो हमने कर दिया। तो ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 9 निकल करके आता है एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ठीक है, हाँ जी। 9/2 हो सकता था लेकिन फ्रैक्शनल होता, इन्होंने होल नंबर पूछा, मैंने निकाल दिया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। सिंपल सा, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि व्हेन FeCl3 इज इग्नाइटेड इन एटमॉस्फेयर ऑफ प्योर ऑक्सीजन, रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज दैट इज। ठीक है, एग्जांपल अब देखो ध्यान से, बड़ा प्यारा सा सवाल है। ठीक है, हाँ जी, देखिए इसको कैसे करेंगे हम। FeCl3, 4FeCl3 रिएक्ट करता है किसके साथ, 3O2 के साथ। ठीक है, मैं इसकी गैस स्टेट यहाँ पर फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिए। 2Fe2O3 प्लस 6Cl2 ये निकल करके आ रहा है। ठीक है, चलिए आपको कह रहा है कि अगर FeCl3 के 3 मोल और ऑक्सीजन के 2 मोल आपको दिए गए हैं। ठीक है, आप यहां पर देख लीजिए गिवन नंबर ऑफ मोल्स। गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, FeCl3 के 3 मोल हैं, FeCl3 के 3 मोल हैं और ऑक्सीजन के 2 मोल हैं। ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। ठीक है, चलिए तो कह रहा है कौन सा रिएक्टेंट 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाए, हाउ मच ऑफ विच रिएक्टेंट इज इन एक्सेस एंड रिमेन्स अनरिएक्टेड। कितना अनरिएक्टेड बचेगा, कौन सा एक्सेस में है। मतलब दिस इज द सिंपली कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट के निकालने के आज एक आपको बड़ी शानदार ट्रिक सिखाता हूं, मजा आ जाएगा आपको। कि सर पहले इस सवाल के अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वेदर या तो FeCl3 एक्सेस में है या ऑक्सीजन एक्सेस में है।
लेकिन पता लगाना हो कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस में है और आपको नंबर ऑफ मोल्स के साथ डील कर रखा हो, तो मैं आपको सीधा बताता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन FeCl3 के हैं और 2 ऑप्शन ऑक्सीजन के हैं, तो 2 ऑप्शन तो सीधा ही एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि इसमें या तो FeCl3 एक्सेस में है या O2 एक्सेस में है। So I will tell about the trick to find out which reactant is in excess या which reactant is the limiting reactant। LR कौन सा है, ER कौन सा है, इसको फाइंड आउट करने की बड़ी शानदार ट्रिक सिखाते हैं, अगर आपको रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स गिवन और एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखो आपको बताता हूँ एक शानदार ट्रिक। आपको 3 मोल FeCl3 के और 2 मोल O2 के गिवन है, और आपको एक्चुअल जो रिएक्शन की बैलेंसिंग करते हैं तो उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, FeCl3 के 4 कर रहे हैं और O2 के 3 कर रहे हैं। तो आपको सीधा ट्रिक सिखाता हूं LR ER निकालने की, और वो ट्रिक का नाम है, मैंने खुद निजात की है, उस ट्रिक का नाम है G/A। उस ट्रिक का नाम क्या है, G/A। G/A का मतलब क्या है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स। गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब गिवन नंबर ऑफ मोल्स को एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दीजिए, जो आपका वैल्यू कम निकल करके आएगी जिसके विद रिस्पेक्ट टू, वही आपका LR होगा, और जिसमें ज्यादा आएगी वो आपका ER होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, देखो करके दिखाता हूं आपको। पहले FeCl3 के विद रिस्पेक्ट टू देखो, गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3। गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3, और एक्चुअल मोल कितने पार्टिसिपेट करते हैं, 4। तो यहाँ पर 3/4 निकल करके आता है 0.75। 0.75। अब O2 के रिस्पेक्ट टू देखते हैं, O2 के रिस्पेक्ट टू गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, और एक्चुअल मोल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3, तो 2/3 निकल करके आता है 0.67। 0.67। तो आप देखो 0.75 बड़ा है या 0.67 बड़ा है, ऑब्वियसली 0.675 675 बड़ा है, और 0.75 किसके रिस्पेक्ट टू आ रहा है, FeCl3 के। तो मेरे दोस्त यही आपका एक्सेस रिएजेंट है, यही आपका एक्सेस है, और O2 आपका LR है। LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर O2 तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक्सेस पूछा है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को कट कर दो। बोलो मजा आया कि नहीं आया, ऐसे ही सीखोगे आप। तो मैंने एक तो एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की ट्रिक बता दिया आपको, G/A कर लो। ठीक है, अगर ये वेट की सेंस में गिवन दिया हो तो गिवन वेट अपॉन मोलर वेट निकालकर मोल्स निकाल सकते हो, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट निकालकर मोल्स निकाल सकते हो, तो मोल की सेंस में भी लाया जा सकता है वेट को भी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो FeCl3 एक्सेस में है, कितना एक्सेस में पता लगा लेते हैं। देखो पता लगाने के लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है भाई, इसके कितने मोल से कितना रिएक्ट करता है, यूनिटरी मेथड लगा दो। क्या लगा दो, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि 3 मोल ऑक्सीजन को O2 के 3 मोल को, भाई O2 के 3 मोल को एक्चुअली FeCl3 के कितने मोल चाहिए, FeCl3 के 4 मोल चाहिए। FeCl3 के 4 मोल रिक्वायर्ड है, बिल्कुल है ना। देखो फिर से देखो, यूनिटरी मेथड क्या कहता है, O2 के 3 मोल को FeCl3 के 4 मोल चाहिए। O2 के 1 मोल को कितना चाहिएगा, 1 मोल को चाहिएगा 4/3, और कितने मोल गिवन है, 2 मोल गिवन है। कितने मोल गिवन है, 2 मोल। तो O2 के 2 मोल को कितने चाहिएंगे, O2 के 2 मोल को चाहिए 4/3 गुणा 2, आपका आंसर आ गया 8/3, और 8/3 होता है 0.67। कितना आता है, 0.67। इसका मतलब है O2 के अगर 2 मोल है ना, तो इसको FeCl3 के 2.67 मोल चाहिए, और ये कितने रखे हैं, 3 मोल दे रखे हैं। देखो रिक्वायर्ड कितने हैं, 2.67 मोल्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, और गिवन कितने हैं, 3, तो कितने एक्सेस में हो गए, 3 में से आप 2.67 माइनस कर दो, तो 0.33 मोल्स 0.33 मोल्स FeCl3 के एक्सेस में है। बोलो मजा आया कि नहीं आया, यूनिटरी मेथड से पता लगा दिया। तो 0.33 मोल FeCl3 के एक्सेस में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। इसके बाद LR ER के सवाल इस प्रकार से आपसे जल्दी होने लग जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैग्नेटाइट एक Fe3O4 है, इट इज ए ऑक्साइड मिक्सचर ऑफ आयरन 2 ऑक्साइड एंड आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है,
जब एक कंपाउंड दो ऑक्साइड्स का मिक्सचर होता है ना, तो उसको ध्यान रखना मिक्स्ड ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है Fe3O4। दिस इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटाइट। इसका आयरन का ओर है ये मैग्नेटाइट, और ये दो का मिक्सचर होता है। एक तो आयरन 2 ऑक्साइड FeO, और एक आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3। इन दोनों का मिक्सचर है ये। आप देखो, एक आयरन, दो आयरन, तीन हो गए, और एक और तीन, चार ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, तो दिस इज फेरस ऑक्साइड एंड दिस इज फेरिक ऑक्साइड। अब ये है आयरन 2 ऑक्साइड। अब आप देखो, आयरन 2 ऑक्साइड के अंदर आयरन तो है, आयरन +2 तो है एक। ठीक है, आयरन +2 आपका एक है, और यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल करके आती है आयरन +3। ठीक है, तो आयरन +3 के कितने हैं? आयरन +3 के 2 मोल हैं। आयरन +3 के कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। और आयरन +2 के कितने मोल हैं? 1 मोल है। देख लिया आपने? चलो, तो कह रहे इसमें आयरन 2 ऑक्साइड और आयरन 3 ऑक्साइड का रेशो पूछा है। या रेशो साफ साफ दिख रहा है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रेशियो ऑफ आयरन 2 ऑक्साइड टू आयरन 3 ऑक्साइड इन मैग्नेटाइट? ठीक है, हाँ जी। तो ध्यान से पढ़ो सवाल को, कि ये दो का मिक्सचर है, आयरन 2 ऑक्साइड और आयरन 3 ऑक्साइड का। मोस्ट लाइकली रेशो पूछा है आयरन 2 ऑक्साइड टू आयरन 3 ऑक्साइड का रेशो पूछा है। ठीक है, हाँ देखो, आयरन यहाँ पर 1 मोल है, वहां पर 2 मोल है, तो आयरन का रेशियो आता है 1:2। ठीक है, हाँ जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा? ऑप्शन बी आएगा। देखो, अब इसको समझने में दो तरीके की भूल हो सकती है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि इसमें आयरन का रेशियो कितना है, आयरन 2 का आयरन 3 से। ये तो इन्होंने ऑक्साइड का रेशियो पूछा है। ऑक्साइड का रेशियो आई होप केवीएस ने जब इसके आंसर की दी थी ना, जब इसका क्वेश्चन का आंसर 1:1 दिया था, जो मुझे लगता है कई मामले में सही भी है। क्यों? कि इन्होंने पूछा, ध्यान से पढ़ो, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रेशियो ऑफ आयरन 2 ऑक्साइड। भाई आयरन 2 ऑक्साइड तो FeO है, और आयरन 3 ऑक्साइड भी Fe2O3 है। अब इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है। आयरन के इसका 1 मोल है, उसमें आयरन के 2 मोल है, तो आयरन का रेशियो पूछता तो 1:2 आता। लेकिन ये ऑक्साइड्स का रेशियो पूछ रहा है, आयरन 2 ऑक्साइड का आयरन 3 ऑक्साइड से कितना रेशियो है। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर 1:1 ही आएगा। इसको आप बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, हाँ जी। मैंने राइट आंसर गलत जानबूझ के इसलिए टिक किया था, ताकि आप ये गलती ना करें जो बाकी स्टूडेंट्स करके गए थे। इस क्वेश्चन का आंसर 1:1 ही आएगा। तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, 1 ठीक है, हाँ 1:1 ही आएगा। ठीक है, आयरन का रेशियो पूछता ना तो 1:2 आता, नो डाउट। आयरन का रेशियो पूछता तो 1:2 आता, नो डाउट। ठीक है, हाँ देखो, इसको निकालने की भी एक ट्रिक सिखाता हूँ। ठीक है, हाँ अब आप खुद देखो, भाई Fe3O4 के पास अगर हम ध्यान से देखें, तो Fe3O4 के पास भाई 4 ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज है? -8। भाई 4 ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज है? -8 चार्ज है। 4 ऑक्सीजन के पास -8 है, इसका मतलब है +8 का चार्ज जो है ना, +8 का चार्ज वो आपको 3 आयरन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ध्यान से अगर कॉन्सेप्ट लगाएं तो ये कहता है भैया, भाई 4 ऑक्सीजन पे -8 का चार्ज है, तो +8 का चार्ज आपको 3 आयरन के अंदर बांटना है। अब पॉसिबिलिटीज देखो क्या है। पॉसिबिलिटी देखो, आयरन 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 को 3 बार लिख दिया। अब 4 पॉसिबिलिटीज है। क्या पॉसिबिलिटीज है? या तो सारे तीनों आयरन का चार्ज +2 और +2 है। दूसरी पॉसिबिलिटी, तीनों आयरन का चार्ज +3 है। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? 2 आयरन का चार्ज +2 है, तीसरे आयरन का चार्ज +3 है। और अगली पॉसिबिलिटी क्या है? एक आयरन का चार्ज +2 है और 2 आयरन का चार्ज +3 है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, तीनों आयरन का चार्ज अगर +2 होता तो टोटल चार्ज निकल करके आता +6, और होना कितना चाहिए? +8। इसका मतलब दिस पॉसिबिलिटी इज रॉन्ग। समझ पा रहे हो? अगर तीनों का चार्ज +3 होता तो टोटल चार्ज निकल करके आता +9, और होना कितना चाहिए? +8। तो ये पॉसिबिलिटी भी आपकी
गलत है। अगर 2 आयरन पे चार्ज होता +3 और 1 आयरन पे चार्ज होता आपका, 2 आयरन पे चार्ज होता +3 और 1 आयरन पे चार्ज होता, एक पे होता 2 पे +2 1 पे +3, तो +7 निकल करके आता। ये भी आपकी पॉसिबिलिटी गलत होती। और लास्ट पॉसिबिलिटी देखो, 1 आयरन पे +2 2 आयरन पे +3, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल ठीक है क्योंकि चार्ज +8 निकल करके आता है। तभी तो कहते हैं कि एक Fe3O4 के अंदर एक आयरन तो +2 का है और आपके आयरन +3 के कितने हैं, 2 है। इसलिए आयरन का रेशो पूछता तो ये 1:2 आता, लेकिन इन्होंने ऑक्साइड का रेशो पूछा है कि आयरन टू ऑक्साइड और आयरन 3 ऑक्साइड का रेशो क्या है, तो 1:1 ही है। बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार आगे सवाल ये भी आ सकता है कि Pb3O4 में 2 ऑक्साइड का रेशो है, तो रेशो क्या होगा। देखो Pb3O4 में ध्यान रखना, लेड 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक तो लेड की +2 स्टेट एग्जिस्ट करती है, एक +4 स्टेट एग्जिस्ट करती है, +3 नहीं करती, ध्यान रखना। इसलिए ये बनता है PbO और PbO2, ठीक है। और ये 2 PbO है, ठीक है, इनका मिक्सचर है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक लेड है, लेड +2 है, लेड प्लस टू में कितने हैं, 2 मोल है, लेड +2 के 2 मोल है, और लेड +4 का 1 मोल है, ठीक है। तो अगर ये रेशो पूछते तो ये रेशो 2:1 आता, ठीक है। 2:1 किसका आता, इसमें लेड +2 2 मोल है और लेड +4 1 मोल है, ठीक है, ध्यान रखना। बहुत प्यारा सवाल है भी, इसको भी ध्यान रखना। ये 2PbO.PbO2 होता है। इसके जैसा सवाल मैंने एक फ्रेम करके बनाया है, ये आपको आगे इन फ्यूचर क्या पता मिल जाए, याद रखना। 2PbO.PbO2, इसमें लेड +2 के 2 मोल होते हैं, या PbO के 2 मोल होते हैं और PbO2 का 1 मोल होता है। ये रेशियो 2:1 होता है और ये रेशियो 1:1 होता है। बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है, याद रखना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.0110 copper 2 nitrate solution that can be prepared by dissolving this gram of copper 2 nitrate trihydrate in sufficient distilled water। अरे कुछ भी नहीं है सवाल, क्या निकालना है आपको, केवल और केवल वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम ही निकालना है ना। हाँ जी, चलो, सब कुछ गिवन है। कॉपर 2 नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और मोलर मास भी गिवन है, सफिशिएंट डिस्टिल्ड वाटर है। हाँ चलो, निकल जाएगा भाई। मोलरिटी का फार्मूला लगाना है। मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, नीचे क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई बाय ऊपर कितना आता है, 1000। बस कुछ नहीं करना, सोल्व कर लेते हैं इसको। चलो देखो, मोलरिटी कितनी गिवन है, मोलरिटी गिवन है आपकी 0.100, वेट कितना गिवन है, 33.2529, ठीक है। मोलर मास कितना गिवन है, 241.6, ठीक है। चलिए, और वॉल्यूम निकालना है आपको, ठीक है। हाँ, वॉल्यूम सीधा लीटर में निकल जाएगा, 1000 लेने की जरूरत ही नहीं है। वॉल्यूम यहाँ पर सीधा लीटर में निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 1000 आप सब हटा दीजिए, 1000 लेने की फिर जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सीधा क्या जाएगा, यहाँ पर सीधा आपका निकल के जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम को क्या ले आइए, कुछ भी नहीं है सवाल, ये तो क्या करना है, 33.39 अपॉन 241.6 और 0.110 नीचे आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व कर लेना, आंसर 1.25 लीटर आएगा, ठीक है। कैलकुलेटिव है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। हाँ जी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, सिंपल मोलरिटी का फार्मूला लगाना है, दैट्स इट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द फार्मूला ऑफ सोडियम टंगस्टेट, देखो ये सवाल अच्छा है, इसमें थोड़ा सोचने का आपको मौका मिलेगा। इसको इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट लगाना है, इसमें वैलेंसी का कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। हाँ देखो, Na2WO4, Na2WO4, ठीक है, ये किसका फार्मूला है, सोडियम टंगस्टेट। अब देखो,
जब भी ऐसे फार्मूला आए तो इसमें से अलग अलग निकाल लिया करो भाई। सोडियम अलग है और टंगनसेट WO4 अलग है, और चार्ज अपोजिट होता है। जैसे ये 2 चार्ज है, तो अब सोडियम पे चार्ज कितना होता है सबको पता है, +1 होता है। सोडियम पे चार्ज +1 होता है, तो ये 2 चार्ज इसका है। WO4 कितना है, देखो WO4 का इक्विवेलेंट कितना है, एक ही है, तो यहाँ पर चार्ज -2 आएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुए हैं ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हुए हैं Na2WO4, तो ऐसे अपोजिट करके देख लिया करो। हो गया, चलो ये बन गया। एक दूसरा पढ़ाओ, देखो दूसरा कह रहा है लेड फॉस्फेट। लेड फॉस्फेट है, इसको स्पेलिंग ठीक कर लेना, लेड फॉस्फेट। अब लेड फॉस्फेट पे क्या फार्मूला बता रहा है, Pb3PO4 की होल 2। अब देखो इसको तोड़ लो, लेड फॉस्फेट अपोजिट कर दो, ये 3 तो ले जाओ यहाँ पर तो -3 आएगा फॉस्फेट, और 2 ले आओ यहाँ पर, अपोजिट होता है ये। ठीक है, हाँ जी, तो लेड पे +2 है और फॉस्फेट पे -3 है। हो गया। अब फार्मूला किसका पूछ रहा है, देख लो, फार्मूला पूछ रहा है लेड टंगस्टेट का, तो फार्मूला पूछ रहा है लेड टंगस्टेट, तो लेड टंगस्टेट का फार्मूला निकाल लो। पहले लेड चाहिए, तो लेड पे चार्ज कितना है, +2, तो लेड पे चार्ज कितना है, +2, और टंगस्टेट कहाँ पर है, टंगस्टेट ये रहा WO4, तो WO4 पे चार्ज कितना है, -2, और +2 -2 कैंसिल हो जाते हैं, तो सीधा फार्मूला बनेगा PbWO4। PbWO4 सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस ये कुछ नहीं था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनके वैलेंसी फैक्टर निकाल लेते, n फैक्टर। देखे सोडियम का अपोजिट जाएंगे तो 2 उसका है और WO4 का 1 है। इसी प्रकार Pb3 का 2 है, PO4 का 3 है, तो ऐसे क्रॉस कर लेंगे। अब जिसका चाहिए वो निकाल लो, लेड का चाहिए +2, टंगनसेट का -2, +2 -2 कैंसिल हो गया, PbWO4 बनेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब फार्मूला बना के देखना है। अगला देखो, an electron can move from one orbital to hydrogen atom into another orbital, in which transition will the photon have the highest energy be emitted। बहुत बढ़िया सवाल है, बोर्स मॉडल के ऊपर सवाल है और अच्छा सवाल है। ठीक है, और स्पेक्ट्रा के ऊपर भी कॉन्सेप्ट लगेगा इस पे। देखो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका मान लो न्यूक्लियस है, ये आपका फर्स्ट सेल है n=1, ये सेकंड हो गया n=2, ये आपका थर्ड हो गया n=3, ये हो गया आपका फोर्थ n=4, ये हो गया आपका फिफ्थ n=5। तो इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल से, मतलब नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जो ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी को इमिट करता है। तो पहली बात तो एक बात तो श्योर हो गई, इन्होंने एनर्जी इमिट का कॉन्सेप्ट डाला है, एनर्जी इमिट। और इमिट कब होती है, कि जब इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी लेवल से लौट करके किस में आता है, लोअर एनर्जी लेवल में आता है। मतलब हाई एनर्जी के ऑर्बिट से लेकर, हाई एनर्जी के हायर एनर्जी से लेकर किस में आता है, लोअर एनर्जी में आता है, लोअर एनर्जी में आता है। ठीक है, तो आपको पता है एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है, एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है। ठीक है, तो एक बात तो श्योर है कि 2p से 1s में आएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा, 1s से 2p में जाएगा ये तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। देखो 1s से 2p में जा रहा है, 1s से 2p में जा रहा है, इसका मतलब n=1 से n=2 में जा रहा है, तो सीधी सी बात है मेरे दोस्त, यहाँ तो इसको एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, और एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया गलत। चलो आगे बढ़ो, एक जा रहा है 2s से 3s में, तो n=2 को छोड़कर n=3 में जा रहा है, तो लो से हाई में जा रहा है, तो ये भी मेरे दोस्त एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो मेरे दोस्त ये कॉन्सेप्ट भी हो गया गलत। चलो दो ऑप्शन तो सीधे गलत हो गए। अब ये बच गए 2p से 1s और 3s से 2s। ठीक है, चलो इसको भी निकाल लेते हैं। तो मेरे दोस्त इसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि 2p से 1s, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता है ना, तो एनर्जी का गैप ज्यादा होता चला जाता है, एनर्जी का गैप कम होता चला जाता है। मतलब फर्स्ट और सेकंड लेवल में एनर्जी का गैप ज्यादा है, और सेकंड और थर्ड में एनर्जी का गैप और कम होता है। ठीक है, मतलब अगर आप डेल्टा ई निकालेंगे ना, डेल्टा ई निकालेंगे, E2 - E1, वो आपका हाइयर आएगा डेल्टा ई,
और अगर आप डेल्टा ई निकालेंगे कौन सा, E3 माइनस E2, ये आपका वैल्यू लेसर वैल्यू आएगी। ये ध्यान रखना, ये वैल्यू आपकी हायर वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपकी लेसर वैल्यू आएगी। इसका कारण बताता हूँ आपको, ये याद रखना कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाता है तो इनके एनर्जी का गैप स्मॉल होता जाता है। मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी का गैप ज्यादा है, सेकंड और थर्ड में और कम है, थर्ड फोर्थ में और कम है। और यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना था बोर्स मॉडल में। देखो 2p से 1s की तरफ आ रहा है, 2p से 1s की तरफ आ रहा है, तो n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी। और 3s से 2s में आ रहा है, 3s से 2s में आ रहा है, मतलब n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है, तो ये वैल्यू आपकी लेसर है और ये वैल्यू आपकी हायर है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा। चाहे आपको इसको कॉन्सेप्ट लगा के भी कर सकते हो, मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी इन nth लेवल पे जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी ऑफ द फर्स्ट लेवल डिवाइड बाय n स्क्वायर होती है, डिवाइड बाय n स्क्वायर होती है। ठीक है, इसको आप फार्मूले को अप्लाई करके लगा लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो E2 क्या होता है, E2 कितना आएगा, E1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, और E3 कितना आएगा, E3 कितना आएगा, E1 अपॉन 3 का स्क्वायर, मतलब 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 ये आएगा। और इसमें E1 अपॉन 4 आएगा, E1 अपॉन 4 आएगा। तो एक बार E2 बाई E1 निकाल के देख लेना, और एक बार E3 माइनस E2 निकाल के देख लेना, ये वैल्यू आपको हाई मिलेगी। ये मैथमेटिकली बोल दिया मैंने। ठीक है, E2 माइनस E1 निकाल के देख लेना, और E3 माइनस E2 निकाल के देख लेना, ये वैल्यू आपको डेफिनेटली ज्यादा मिलेगी। ये प्रूव हो गया। ठीक है, इसलिए 2p से 1s का आंसर इसका आएगा। यही मेरा एक्सप्लेनेशन है, बाकी आप देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे जो लगा ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही, ये क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से हो सकता था, इसलिए मैंने आपको इसी कॉन्सेप्ट से आपको बता दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स ए वायलेशन, मतलब हंस रूल की इंसल्ट कौन सा कॉन्फ़िगरेशन इसमें से कर रहा है। भैया हंस भाई साहब ने कहा था कि नो ऑर्बिटल कैन बी फुली फिल्ड अंटिल ईच ऑर्बिटल बिकम हाफ फिल्ड, कि अगर आप एक सबसेल में जा रहे हैं, चाहे वो एस सबसेल है, चाहे वो पी सबसेल है, चाहे वो डी सबसेल है, चाहे एफ सबसेल है, कि विद इन ए सबसेल until each orbital becomes half filled you cannot fill any orbital full filled। मतलब इसको समानता का अधिकार कहते हैं। जैसे एक घर में 5 बच्चे हैं और आप घर में 5 चॉकलेट लेकर नहीं जा रहे हैं, 4 चॉकलेट लेकर जा रहे हैं। आपने एक बच्चे को एक चॉकलेट दे दी, दूसरे बच्चों को एक चॉकलेट दे दी, तीसरे को एक दे दी, चौथे को एक दे दी, पांचवा बेचारा बाट देख रहा है मेरे को तो मिली नहीं। ठीक है, या आपके घर में 5 बच्चे हैं, आप 6 चॉकलेट ले गए, 2 चॉकलेट आपने एक बच्चे को दे दी, 2 चॉकलेट आपने एक बच्चे को दे दी, 2 चॉकलेट आपने एक बच्चे को दे दी, और घर में 2 बच्चे देख रहे हैं यार हमें तो मिली नहीं चॉकलेट। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये कहता है हंस रूल, कि घर में अगर 5 बच्चे हैं और आप 6 चॉकलेट लेके गए हैं, पहले सबको एक एक चॉकलेट दे दो। ठीक है, जब तक सबको एक एक ना मिल जाए किसी बच्चे को दूसरी चॉकलेट मत दो। ठीक है, अब सबको एक एक चॉकलेट मिलने के बाद जो छठी चॉकलेट बचेगी वो आप किसी भी एक ऐसे बच्चे को दे दो जो सीनियरिटी लेवल में सबसे बड़ा है या जो पहले डिजर्व करता है। ठीक है, उसको दे दीजिए। ठीक है, या सबसे जिद्दी बच्चे को दे दो जो खुश रहता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसको समानता का अधिकार कहते हैं, इसको रूल ऑफ इक्वलिटी कहते हैं, कि जब तक सबको एक एक ना मिल जाए किसी के साथ अन्याय मत करो, किसी की पेयरिंग मत करो। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो देखो ये आपका p ऑर्बिटल है या p सबसेल है, इस p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए पेयरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका ये फुली फील्ड भर दिया और ये एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड रह गया, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बाकी कोई हंस रूल की वॉल्यूशन मोस्टली नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हंस रूल को बिल्कुल ओबे कर रहा है। ये भी देखो तीनों को एक एक मिलने के बाद चौथे में पेयरिंग की है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर तीनों को एक एक मिलने के पश्चात एक एक पेयरिंग की है, ये भी सही है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहिए था, पहले सबको एक एक मिलना चाहिए था, तब पेयरिंग शुरू होती। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये हंस रूल को अवॉइड कर रहा है, ये हंस रूल की को क्या कहते हैं, इसको इंसल्ट कर रहा है, हंस रूल को डिसोबे कर रहा है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द स्पीसीज जिंक 30, 72, 33, 75, 32, 74, इसमें से कौन सी स्पीसीज में सेम नंबर ऑफ क्या है। देखो आपको एक बहुत शानदार बात बताता हूँ, किसी भी एलिमेंट के लिए एक तो याद रखना जेड ई और पी, अनटिल अनलेस वो एक न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल मतलब कैटायन एनायन की फॉर्म में नहीं है। एक न्यूट्रल एटम के लिए तीनों चीजें बराबर होती हैं। जेड होता है एटॉमिक नंबर, जेड क्या होता है, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। ई होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कैरी नेगेटिव चार्ज। और पी होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या सेम होती है फॉर न्यूट्रल एटम। ठीक है, ये तीनों चीजें हमेशा बराबर होती है। ठीक है, आप न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, हाँ, ए क्या होता है आपका एटॉमिक मास और जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो एन निकालते हैं उससे। ठीक है, अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम हो सकती है। भाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होने के लिए एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, लेकिन एटॉमिक नंबर सबका अलग अलग है, तो इलेक्ट्रॉन्स का आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रोटॉन भी नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। अब बचे न्यूट्रॉन्स, ये आप निकाल के देख लीजिए। 72 में से 30 माइनस करेंगे, 72 में से 30 माइनस करेंगे, 72 में चाहे 30 माइनस कर दो, चाहे 75 में से आप 33 माइनस कर दो, चाहे आप 74 में से 32 माइनस कर दो, आपका डिफरेंस 42 और 42 निकल करके आता है। इसका मतलब है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम पाई गई है। ठीक है, हाँ जी, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, जहां पर न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होती है, यहाँ पर पूछ सकते थे इन स्पीसीज में रिलेशन क्या है। मैं तो यही चाहता हूँ इसमें क्वेश्चन पूछा जाता, इन स्पीसीज को आइसोटोन्स कहते हैं। ठीक है, आइसोटोन्स का मतलब होता है ठीक है, दो स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दीज आर नोन एज आइसोटोन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाली स्पीसीज को आइसोटोन्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये आइसोटोन्स में आती हैं। ये इसी प्रकार एक होती है आइसोटोप्स, the elements the those species which have same number of electrons but different number of neutrons, या फिर हम कहेंगे the atoms of same elements which having same atomic number but different mass number या different atomic mass, उनको isotopes कहते हैं। and the atoms of different elements which have same atomic mass but different atomic number, these are called isobars। ठीक है, एक होता है आइसोटोन्स, सेम एटॉमिक न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होती है। कुछ होती है आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है। ठीक है, हाँ जी, ऐसी चीजों को आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ द हाइपोथेटिकल एलिमेंट। कोई भी हाइपोथेटिकल एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास 25% है। देखो आइसोटोप्स की जब भी एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो ना हाइपोथेटिकल, तो परसेंटेज अबोंडेंस गिवन मिलती है। ठीक है, तो परसेंटेज एवरेज एटॉमिक मास जब भी निकालना हो परसेंटेज की सेंस में, और तो क्या करना होता है, इसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट है एटॉमिक मास, ठीक है, और फर्स्ट आइसोटोप, जो आपका पहला आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज। ठीक है, उसमें प्लस कर देंगे, पहले ये लेंगे, फिर एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, सेकंड आइसोटोप का एटॉमिक मास उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी परसेंटेज, मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी परसेंटेज। इन दोनों का सम जो होगा उसको 100 से डिवाइड कर देना है। बस यही निकालने का फार्मूला है और कुछ नहीं है। देखो फर्स्ट आइसोटोप का एटॉमिक मास कितना है 62.5, 64.2 और परसेंटेज कितनी है 25%। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, प्लस दूसरे आइसोटोप के एटॉमिक मास कितना है 55.3 और बचना परसेंटेज कितना बच गया 75% बच गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड बाय 100 से डिवाइड मार दो, ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 65। ठीक है, बाकी आप जो भी आप सोल्व करेंगे वही आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 62.
64.2 को 25 से करना है, 65.3 को 75 से करना है मल्टीप्लाई, और दोनों को ऐड करके 100 से डिवाइड कर देना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये दो तरीके से मिलता है। और दूसरा तरीका एक और बताता हूँ, कई बार रेशो मिलता है, रेशो की फॉर्म में। जैसे आपसे कह दे क्लोरीन 1375 है, और आपसे कह दे क्लोरीन 1737 है, ठीक है। और आपसे कह दे इसका रेशियो 3:1 होता है। कितना होता है? 3:1 होता है। मतलब ये क्या, अब इसकी अबंडेंस दे रखी है इसकी, ठीक है, परसेंटेज नहीं दे रखी, आपको ये दे रखा है। तो आप कैसे निकालेंगे? इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है एवरेज एटॉमिक मास निकालने का। अगर रेशो दे रखा हो तो बता रहा हूँ, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फार्मूला अगर रेशो दे रखा हो तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट आइसोटोप का एटॉमिक मास और उसका रेशियो मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। प्लस सेकंड का एटॉमिक मास और उसका रेशियो मल्टीप्लाई कर दो 1, ठीक है। और डिवाइड बाय रेशियो का सम कर दो, 3 + 1 4 आ जाएगा। यहाँ पर मास निकल करके आएगा, वही हो जाएगा, ठीक है। इसमें परसेंटेज का सम कर देते हैं, जैसे 25 + 75 100 आ जाएगा। इसमें रेशियो का सम करके नीचे लिख देते हैं। इसमें 100 से डिवाइड नहीं करना होता, इसमें रेशियो का सम करना होता है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये दो तरीके होते हैं एवरेज एटॉमिक मास निकालने के, और इससे आपके सवाल गलत नहीं होंगे, ठीक है। हाँ जी, आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। What is the frequency of the light having a wavelength of this? अरे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला होता है म्यू, न्यू कहते हैं इसको, और फ्रीक्वेंसी होती है c बाई लैम्डा। c बाई लैम्डा होती है, और c द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 8 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ कितनी दे रखी है? वेवलेंथ दे रखी है 4.5 × 10⁻⁻8 मीटर। चलिए सोल्व करते हैं इसको। ये पॉइंट हटाएंगे, 10 ऊपर चला जाएगा तो 30/45 हो गया, और 10⁻⁻8 ऊपर जाएगा, 10⁻+8 हो गया, मतलब 10⁻16 हो गया। ये 2 से डिवाइड करेगा, 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45। ये कितना आ गया? 2/3, मतलब 0.67 × 10⁻16, और इसको 6.6 करेंगे तो 10⁻15 आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 6.67 × 10⁻15, दिस इज द राइट आंसर। बड़ा सिंपल सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसको कुछ नहीं कहेंगे, बड़ा आसान सवाल था। तो मुझे लगता है केवीएस के अंदर अब तक जो 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ना, उसमें से एक क्वेश्चन दमदार था, एलआर और ईआर वाला, ठीक है। उससे ज्यादा मुझे लगा नहीं कि उसको दमदार कॉन्सेप्ट था। एलआर ईआर वाला सवाल अच्छा था। उससे पहले तो सारे क्वेश्चन आप अगर आप देखना चाहें तो क्वेश्चंस में कोई बड़ा स्टैंडर्ड हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन देखो फार्मूला बेस है, ये क्वेश्चन भी लल्लू सा सवाल है, ये क्वेश्चन भी हंस रूल का इजी सा क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इजी सा सवाल है। हाँ, इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा है कि किसमें कंफ्यूजन ए और सी में होती है, बस यही है। बड़ा सवाल, अच्छा सवाल था ये, ठीक है। ये भी इजी सवाल है, ये भी आपका लगभग इजी सा सवाल है, ठीक है, फार्मूला बेस है, ये भी इजी सा क्वेश्चन था। ये हाँ, ये सवाल अच्छा था, और पहला सवाल ही बड़ा इजी था, ठीक है। तो अब तक 10 क्वेश्चन में हमारा ये कंक्लूजन निकल करके आया है कि सवालों का स्टैंडर्ड इतना हाई फाई तो नहीं है केवीएस का, ठीक है। हाँ, देखो जो कैंडिडेट हमारे चैनल पे नए हैं, भैया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि पीजीटी केमिस्ट्री अगर आपका एग्जाम क्लियर करने का सपना है ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम हो, एनवीएस पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम हो, आगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आएगा केमिस्ट्री का, या ऑल ओवर इंडिया थ्रू आउट किसी भी पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम हो, चंडीगढ़ पीजीटी का हो, पंजाब मास्टर कैडर का हो, यूके पीएससी का हो, यूपीएससी का हो, ठीक है, या यूपीएससी का तो बोल दिया मैंने, यूपी पीजीटी केमिस्ट्री का हो, मतलब ऑल ओवर इंडिया ऑल स्टेट पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम्स एंड ऑल नेशनल लेवल पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम की आप पीजीटी केमिस्ट्री अगर आपका सपना है, उस एग्जाम की तैयारी में आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे बेहतरीन आपको प्लेटफॉर्म पीजीटी केमिस्ट्री के लिए तो नहीं मिलेगा, आप चाहे सर्च कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का सेशन, ठीक है। जिन कैंडिडेट्स को हमारे चैनल से जुड़कर और कुछ सीखना है, या हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़कर और सीखना चाहते हैं, तो हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर मिलेगा द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री के नाम से, ठीक है। जो चैनल का नाम है
वही ऐप का नाम है द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, आप इस यूट्यूब चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, आपको काफ़ी डेमो लेक्चर दिख जाएंगे। डेमो वीडियोस पसंद आए तो ऐप पर आइए, ऐप पर भी डेमो वीडियोज है, पसंद आए तो आप कोर्स परचेज कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। कोर्स में बहुत कुछ चीज़ें हैं, आपको चैप्टर वाइज कंटेंट मिलेगा। फिजिकल केमिस्ट्री अलग फोल्डर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग फोल्डर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग फोल्डर है। और मैं यहाँ पर बखान नहीं कर रहा हूँ, आप जाइए, जांचिए, परखिए, आपको कंटेंट बेहतरीन तरीके से पसंद आएगा। और ऐसा कंटेंट बनाया हुआ है जो टोटली एंड टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको एग्जाम क्लियर करके देगा विद कंसेप्चुअल एंड ऑल कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, बेसिक नॉलेज डेवलप होगी और आप डेफिनेटली उस एग्जाम को निकाल पाओगे। मेरा आपसे दावा है, आप डेफिनेटली ऐप पर जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस दिखा देता हूँ, टाइम वेस्ट बिल्कुल ज़्यादा नहीं करेंगे आपका। ठीक है, एक बार आपको प्रीफेस दिखा देता हूँ, देखो ये वाला, ये हमारा ऐप का प्रीफेस है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और गूगल प्ले स्टोर पे जाकर द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री ऐप को इंस्टॉल करना है। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा चैनल का, उस व्हाट्सअप नंबर से भी आप ऐप का लिंक ले सकते हैं, ऐप कॉन्टैक्ट करके। ठीक है, अदरवाइज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री सिंपली है, गूगल प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये आपके कोर्सेज बने हुए हैं, केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री, केवीएस एनवीएस 2025 का कोर्स है। ठीक है, पंजाब मास्टर कैंडरे और चंडीगढ़ टीजीटी साइंस का कंबाइंड कोर्स है। एक ब्रह्मास्त्र कोर्स है 1 साल का। अगर आपने एक कोर्स पूरा कर लिया ना, मैं आपको गारंटी दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप किसी पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम में बैठेंगे 2025, आप जनवरी में अभी परचेज कर लेना, अगले जनवरी 2026 तक कोई भी बेहतरीन एग्जाम होगा ना पीजीटी केमिस्ट्री का, आप उस एग्जाम में बैठेंगे और सफल होकर निकलेंगे। ये मेरे आपसे पहले से ही दावा कर रहा हूँ, क्योंकि इन एग्जाम्स, इस कोर्स को पढ़कर पता नहीं कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म से आज केवीएस में लगे हुए हैं, एनवीएस में लगे हुए हैं। ठीक है, अरे हरियाणा में जॉब कर रहे हैं और पंजाब में जॉब कर रहे हैं और अपने यूपी में जॉब कर रहे हैं और ईएमआरएस में जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये आप कोर्स परचेज कर सकते हैं 1 साल का पूरा, इसमें कंटेंट मिलेगा, आपको एमसीक्यू मिलेंगे। ये मैं आपको सबसे मेन चीज बता रहा हूँ जो कहीं देखने को नहीं मिलती, किसी भी चैनल पे नहीं देखने को मिलती, किसी प्लेटफॉर्म पे आपको एमसीक्यू सेशंस मिलेंगे। और 2000 से ज्यादा एमसीक्यू मैं सोल्ड करवा चुका हूँ अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऐप के ऊपर। ठीक है, मतलब हर चैप्टर के आपको डिटेल्ड एमसीक्यू मिलेंगे, 30 से 40 एमसीक्यू पर चैप्टर। और आप सोच के चलो, हर चैप्टर के एमसीक्यू एक एक टॉपिक को बारीकी से उधेड़ के रख देते हैं, सोल्व करके रख देते हैं। ठीक है, और आपको हर चैप्टर के डिटेल्ड एमसीक्यू मिलेंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, और अब मैं पीवाईक्यू सॉल्यूशन स्टार्ट कर ही चुका हूँ, केवीएस के, एनवीएस के, डीटी प्लस बी के, यूपी पीजीटी के, आरपीएससी के, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एस्टेट के, तो मैं 8 सालों के पेपर सोल्व करवा चुका हूँ, 2016 से लेकर 2023 तक के 8 सालों के एस्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, और कहीं नहीं मिलेंगे आपको, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक कोर्स को परचेज कीजिए। उसी प्रकार केवल एमसीक्यू कोर्स लेना चाहे, कुछ लोग चाहते हैं कि सर मेरा तो कंटेंट ऑलरेडी कवर्ड है, मुझे तो एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहिए, तो हमारा स्पेशल ऑल पीजीटी केमिस्ट्री के लिए स्पेशल एमसीक्यू का कोर्स भी है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और आरपीएससी का कोर्स अलग से है, एस्टेट का कोर्स अलग से है। जो जो कोर्स आपके ऐप पे ऊपर लॉन्च है दिख रहे हैं, वो आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 8 से 9 महीने का या 1 साल का कोर्स परचेज करें, जिससे आपको बहुत लंबे टाइम तक सीखने को मिले। क्योंकि जो जो कंटेंट नया आता जाएगा 2025 में, वो आपके कोर्स में अपडेट होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, और आपको 200 प्लस कंटेंट वीडियोज और डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन के साथ एमसीक्यू मिलेंगे, पीवाईक्यू सॉल्यूशन मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा और एमसीक्यू सेशन मिलेंगे। आप कंटेंट पढ़ पढ़ के आप ये कहेंगे कि सर डेफिनेटली इस प्रकार की ऑर्गेनिक हमने कहीं और नहीं पढ़ी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है तो ऑर्गेनिक से आपको प्यार हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल का आपका दिमाग में फोबिया है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल आप हलवा हो जाएंगे, आप तुरंत सोल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन दम तोड़ देगा। मैं इस दावे के साथ आपको कह रहा हूँ, एक बार जरूर प्लेटफॉर्म पे विजिट करके जाइए। ठीक है, हाँ जी, और ये हमारा चैनल है, चैनल पे आप प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, आप यहाँ से डेमो वीडियो देखिए, अदरवाइज ऐप पर आकर आप डेमो वीडियो देखिए, मैं आपको सीधा बोलता हूँ। ठीक है, ऐप पर आकर डेमो वीडियो देखिए,
दैट विल बी द फार बेटर, मच बेटर फॉर यू। ठीक है, हाँ जी। ये हमारे चैनल का कॉन्टैक्ट नंबर है 93065। ठीक है, हाँ जी, आप नोट कर लीजिए। ये चैनल का कॉन्टैक्ट नंबर है 9306517546। ठीक है, ये चैनल का व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके ऐप का लिंक ले सकते हैं। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा और द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, इसी वीडियो के कमेंट वाले सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं ऐप का लिंक भी पिन कर दूंगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐप का लिंक पिन कर दूंगा। आप देख लीजिएगा, ऐप को इंस्टॉल करके जी क्या नितेश सर प्रोवाइड कर रहे हैं, एनडीए सर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। रिसेंटली एचपीएससी में जब भी हाल ही में पेपर हुआ था, तो हमारे 132 स्टूडेंट्स ने एचपीएससी का कोर्स लिया था। स्क्रीनिंग का मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें से 132 में से रिकॉर्ड है 76, इसको कहते हैं 76 स्टूडेंट्स ने एचपीएससी ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग क्लियर किया है। ठीक है, उन 76 में से आज 76 में से आई थिंक एक 32 स्टूडेंट्स ने फिर सब्जेक्टिव एग्जाम क्लियर किया है। ठीक है, और वो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके हैं, और वो इंटरव्यू में बैठेंगे, और डेफिनेटली उसमें से अगर हम हमारे चैनल से 5 से 7 स्टूडेंट्स भी अगर हम सेलेक्ट कर पाते हैं, करवा पाते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल था, और अच्छे लेवल पे लोगों ने तैयारी की है और सीखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, और आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, मेरी आपसे यही शुभकामनाएं हैं। When the acids of H2SC, HBr and HI are arranged in the order, करेक्ट ऑर्डर पूछा है एसिडिक स्ट्रेंथ का, बड़ा सिंपल सा प्यारा सा सवाल है। देखो, अगर हम बात करें HBr की, कंपैरिजन करें किससे, HI से, तो नो डाउट अगर हम इसमें 3 एलिमेंट की बात करें, देखो एक तो है H2SC, इसमें नो डाउट एक हाइड्रोजन कॉमन है, एक है HBr और एक है HI। ठीक है, यहाँ पर आयोडीन निकाल लेते हैं बाहर, यहाँ पर ब्रोमीन बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पर सेलेनियम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली सेलेनियम और ब्रोमीन ये दोनों एक ही पीरियड के एलिमेंट है। ठीक है, सेलेनियम और ब्रोमीन एक ही पीरियड के एलिमेंट है, क्योंकि सेलेनियम आता है ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम ग्रुप नंबर 16 के अंदर, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये आता है ग्रुप नंबर 17 के अंदर, अगर हम ध्यान से देखें, और आयोडीन आता है ग्रुप नंबर 17 में इसके नीचे। ठीक है, तो नो डाउट HI विल बी द मोस्ट एसिडिक, HI इनमें सबसे एसिडिक होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही पीरियड से आते हैं, ये इससे नीचे आता है अगले ग्रुप के अंदर, अगले पीरियड के अंदर, तो नो डाउट इसका साइज सबसे बड़ा है। इट हैज मैक्सिमम टेंडेंसी, इट हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयन, H+ आयन रिलीज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, तो नो डाउट ये कंपाउंड तो आपको डेफिनेटली मोस्ट एसिडिक दिख ही रहा है। ठीक है, हाँ जी, तो ये तो हो गया मोस्ट एसिडिक। तो अब HI सबसे आगे किस किस में पहले देख लिया करो, सर जी HI 2 में आ गया है, तो ऑप्शन बी और डी तो कट करो, ये चीजें दिमाग लगाया करो, पहले ऑप्शन एलिमिनेट किया करो। अब 2 में लड़ाई रह गई, अब दोनों में लड़ाई रहेगी, तो आपको मेरे दोस्त सीधा सा पता है कि अगर हम सेलेनियम से ब्रोमीन की तरफ जा रहे हैं, तो सेलेनियम ग्रुप नंबर 16 में आता है, ग्रुप नंबर 17 में आता है, तो 17 की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजेंस की ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट, और -I इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, नो डाउट एसिडिक स्ट्रेंथ को इनहेंस करता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, तो नो डाउट यहाँ पर HBr विल बी मोर एसिडिक, ये आपका मोर एसिडिक होगा, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, H2SC देन HBr देन HI। बड़ा प्यारा सवाल है और कॉन्सेप्चुअल सवाल है, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि इसमें एटॉमिक साइज का भी तड़का लगाया है इन्होंने। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि HF से HCl, HCl से HBr और HBr से HI टॉप टू बॉटम जाते हैं, इस हाइड्राइड्स ऑफ द हाइड्रोजन फैमिली में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, डेफिनेटली इंक्रीज करती है। उसी प्रकार अगर आप ऑक्सीजन फैमिली में जाएंगे, H2O, H2S और H2SE और H2TE, इसमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है टॉप टू बॉटम, नो डाउट। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल था, लेकिन
सेलेनियम से ब्रोमीन की तरफ जाएंगे तो एक ही पीरियड की बात है, तो सेम पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर मैटर करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, नो डाउट। बड़ा प्यारा सवाल था। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन ऐसे आया होता, एक मीथेन है, एक आपके पास अमोनिया है, एक आपके पास वाटर है और एक आपके पास HF है, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे तो एक ही पीरियड के एलिमेंट है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो नो डाउट ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता तो अभी बढ़िया सवाल बनता है। ठीक है, तो पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट देखा करो, और टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फैक्टर मैटर करता है। HI के अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम है, तो H+ जल्दी रिलीज होता है, तो डेफिनेटली ये मोर एसिडिक है। ठीक है, चलिए। विच मेटल रिक्वायर द लीस्ट एनर्जी टू एग्जीक्यूट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक चीज मैटर करती है, उस चीज का नाम पता क्या है, दैट थिंग इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। उसके 3-4 नाम है, आपको लिख देता हूँ सारे के सारे। एक होती है बाइंडिंग एनर्जी, उसी का एक नाम और है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, उसी का एक नाम और है वर्क फंक्शन, क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, ये होता है। ठीक है, और इसी को है ना सो कॉल्ड, इन सारी चीजों को एक एक चीज से मैटर कर देता हूं मैं, लिख देता हूं आयनाइजेशन एनर्जी, ये लो। ठीक है, तो सीजियम है ना इस क्वेश्चन का आंसर। सीजियम को एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज करते हैं, सीजियम इट इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, यूज करते हैं क्योंकि इसकी मिनिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, मतलब थोड़ी सी हीट देने के बाद भी इसके फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होती है, वर्क फंक्शन कम होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर आपका सीजियम आएगा, इसलिए इसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इस्तेमाल किया जाता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये मैक्सिमम शो करता है। ठीक है, और वर्क फंक्शन के लिए ध्यान रखना, जैसे लिथियम से सोडियम की तरफ जाएंगे, सोडियम से पोटेशियम की तरफ, पोटेशियम से सीजियम की तरफ, तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, आयंस एनर्जी कम होती है, तो यहाँ पर इसका मिनिमम वर्क फंक्शन है, इसका वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम है, और इसका वर्क फंक्शन मिनिमम है, तो इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे कम थ्रेशोल्ड एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसकी लेकिन काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम होता है ना, दैट वो उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि एच न्यू नॉट कम हो गया ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें। ठीक है, हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होगा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी ज़्यादा शो करेगा ये। विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज लिस्टेड इन द ग्रुप ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। देखे, देखो एक बात तो आपको क्लियर कर दूं, चाहे एल्कली मेटल हो चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, एस ब्लॉक की बात हो रही है, चाहे एल्कली मेटल हो चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, किसमें, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, ये ध्यान रखना, डिक्रीज करता है। इसी प्रकार बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर आएंगे, डिक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, पहला कट्टा लगाओ। सल्फर क्लोरीन आर्गन भी नहीं आएगा, क्योंकि आर्गन के अंदर तो वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, हाँ जी, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, नोबल गैस आ गई, ये भी हो गया, कट करो। जिंक, कैडमियम, मरकरी, देखो जिंक, कैडमियम और मरकरी, देखो मरकरी तो लिक्विड है और जिंक सॉलिड होता है, तो नो डाउट जिंक का, देन कैडमियम, देन मरकरी, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा। 3D का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा इसमें, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा, नो डाउट। ठीक है, हाँ जी, तो ये भी गलत है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो एक ही आंसर बचा है ये वाला ऑप्शन बी, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। दे इसको प्रूव करके दिखाता हूँ, Cl2 है,
एक आपका Br2 है, एक I2 है। देखो क्लोरीन आपकी गैस होती है, ब्रोमीन आपका लिक्विड होता है, और आयोडीन आपका सॉलिड होता है। I2 आपका सॉलिड होता है। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, बिकॉज मॉलिक्यूलर साइज, सरफेस एरिया, these are directly proportional to intermolecular force of attraction, and intermolecular force of attraction are directly proportional to boiling point. So definitely Cl2 आपका गैस होता है, Br2 लिक्विड होता है, और I2 सॉलिड होता है। दैट्स वाई ये करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which pair of atoms should form the most polar bond? देखो मोस्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो। देखो पोलरिटी जो होती है ना, मैं आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बस कुछ नहीं देखना है सवाल में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होता है ना, उतनी ज्यादा पोलरिटी होती है बॉन्ड के अंदर। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो अगर मैं कार्बन ऑक्सीजन की बात करूं तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में तो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, ठीक है। कार्बन की लगभग होती है 2.1 के आसपास। नाइट्रोजन की 3 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, ठीक है। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, लगभग 4.0, मतलब 4 होती है, ठीक है। हाँ, तो फ्लोरीन और नाइट्रोजन, तो फ्लोरीन अगर नाइट्रोजन की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस निकल करके आ रहा है वो 1 आ रहा है, मतलब 3 इसकी 4 इसकी। कार्बन का 2.1 और नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5। तो कार्बन और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 2.1 और 3.5, तो लगभग इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 1.4 का आ रहा है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कितना है? 1.4 का। ऑक्सीजन फ्लोरीन तो बहुत कम है, 0.5 का ही है, क्योंकि 3.5 और 4। अब लास्ट रह गया बोरॉन और नाइट्रोजन, बोरॉन और फ्लोरीन। देखो फ्लोरीन का मैक्सिमम है, फ्लोरीन का मैक्सिमम है मतलब 4, और बोरॉन का कार्बन से तो कम ही होगा। देखो कार्बन और बोरॉन की अगर बात करें तो बोरॉन पहले आता है और कार्बन बाद में आता है, ठीक है। तो बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो कार्बन इन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बोरॉन और फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस निकल करके आ रहा है ना, वो मैक्सिमम निकल करके आ रहा है। तो नो डाउट इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए आएगा, नो डाउट, विदाउट एनी डाउट। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर जिसने ये कॉन्सेप्ट लगाना सीख लिया ना, भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगाना था मुझे। कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.4 के आसपास आ रहा है, फ्लोरीन और नाइट्रोजन का कितना आ रहा है? फ्लोरीन और नाइट्रोजन का, अगर ये कार्बन और फ्लोरीन होता ना, कार्बन और फ्लोरीन होता तो भी आंसर इसका करेक्ट हो जाता, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 2.4 और इसका 4, तो लगभग कितना जाता है? 1.9 आ जाता। कार्बन और फ्लोरीन होता था, लेकिन इन्होंने बोरोन और फ्लोरीन दिया तो बोरोन का तो और भी कम होता है, कार्बन से ही पीछे आता है। तो इसका आंसर आएगा बोरोन एंड फ्लोरीन। तो नो डाउट इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर कितना है? बी एंड एफ आएगा। बहुत प्यारा सवाल है। The first 5 ionization enthalpy in the kilojoule are given. कह रहे हैं the element is likely to form ionic compound with which of the charge. ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी था, मैं आपको बताता हूं। देखो आप ये देखा करो कि एक एलिमेंट है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। देखो तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर कोई एक्स एलिमेंट है, उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी देनी पड़ रही है? 580 किलोजूल पर मोल। और एकदम से जंप आ रहा है, सेकंड आयन एंथैल्पी कितनी देनी पड़ रही है? देखो सेकंड देनी पड़ रही है 1815, मतलब सीधा 3 गुना, सीधा 3 गुना से भी ज्यादा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है। इसका मतलब ये एलिमेंट कहीं ना कहीं इसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इस एलिमेंट के पास अगर नोटिस करें तो कहीं ना कहीं एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम मान लो, सोडियम का एटम नंबर 281 है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन तो बड़े आसानी से छोड़ दिया, Na+ एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। लेकिन Na+ से सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना,
सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ये बड़ा ही डिफिकल्टी का काम है, क्योंकि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी छोड़ेगा नहीं ड्यू टू स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा ही डिफिकल्ट है इसके पास से, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है इसमें से। तो मेरे दोस्त सीधी सी बात है, इसके ऊपर मोस्ट लाइकली चार्ज जो एग्जिस्ट करेगा वो +1 एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि +2 में जाना ही नहीं चाहता वो। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर ये 27,440 के बाद एकदम से 11,600 हो गया। 2740 के बाद एकदम से 11,600 हुआ, एक दो ये भी जंप आ रहा है, ये भी बहुत हाई जंप माना जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर +3 क्यों नहीं कह सकते हम, क्योंकि 3 के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी बहुत ज्यादा है फिर से, तो इसका आंसर +3 भी हो सकता है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएंगे कि इसका राइट आंसर +1 होना चाहिए या +3 होना चाहिए, क्योंकि जंप तो फर्स्ट और सेकंड में भी आ रहा है और थर्ड के बाद फोर्थ में भी आ रहा है। लेकिन मेरा कंसेप्चुअल नॉलेज ये कहती है कि जंप जब पहले के बाद ही आ चुका है तो +1 स्टेट ही इसकी मोस्ट लाइकली हो गई ना, फिर 3 तक जाने की क्या जरूरत है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लगभग 3 गुना ज्यादा है। देखो 2740 से ये भी लगभग 3 गुना ज्यादा है, 2700 का 3 गुना करे तो ये भी 11,600 3 गुना ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर +3 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। अब केवीएस ने जो इसका राइट आंसर दिया था वो +3 दिया था, लेकिन मुझे मेरी कंसेप्चुअल नॉलेज, देखो हम जब हमें सब्जेक्ट नॉलेज होती है ना तो हम कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, भाई आंसर की के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर +1 क्यों नहीं हो सकता। भाई जंप तो यहाँ भी आ रहा है फर्स्ट के बाद सेकंड में, या तो इनको ये डाटा देना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब फर्स्ट के बाद ही जंप आ गया तो नो डाउट इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट लाइकली आयनिक कंपाउंड में हो सकती है, तो +4 तक जाने की जरूरत ही नहीं उसको, तो +1 ही स्टेट इसकी स्टेबल होगी। तो अकॉर्डिंग टू मी माई कंसेप्चुअल नॉलेज इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ही होना चाहिए, कि जो पहले दिखता है वही बिकता है, जो बाद में हम वहां पर पहुंचे ही नहीं है, वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना ही बड़ा डिफिकल्ट है तो चौथा निकालना तो बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए तो नो डाउट इसकी मोस्ट लाइकली आयनिक कंपाउंड स्टेट +1, इसका राइट आंसर मुझे अकॉर्डिंग +1 होना चाहिए। दिस इज माई कंसेप्चुअल नॉलेज। आप क्या कहते हैं, आप अपनी राय जरूर रखिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, the arrangement of atoms in the ammonia molecule is the lowest energy described as, no doubt सबको पता है अमोनिया नाइट्रोजन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 यूज करता है, तो नो डाउट ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, और मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 3, डिवाइड करेंगे 2 से कितना हो गया 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए sp3, लेकिन इसमें 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक आपका लोन पेयर होता है, तो इस नो डाउट इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल होनी चाहिए, ठीक है, जिसको पिरामिडल ज्योमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ड्यू टू 1 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो गई है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए इसको ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री कहते हैं, बॉन्ड एंगल विद द 107 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन, बड़ा आसान सवाल था ये भी। लीनियर मॉलिक्यूल कह रहा है यार, O3 सबको पता है बेंट या वी शेप होता है, O3 की स्ट्रक्चर ये होती है, SO2 भी बेंट और वी शेप होता है आपका, वाटर भी बेंट और वी शेप होता है, नो डाउट CO2 लीनियर होता है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन होती है और लीनियर होता है विद द बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री, इसलिए इसकी डायपोल मोमेंट 0 होती है, और बाकियों की इन तीनों की डायपोल मोमेंट क्या होती है नॉन जीरो, क्योंकि ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। नो डाउट ये लीनियर है, सिमेट्रिकल भी है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला देखो, SF4 में हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, सल्फर के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, मोनोवेलेंट एटम कितने हैं 4, डिवाइड बाय 2 कर दो 5 आएगा, 5 में हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है, और डिटेल में जाएं तो इसकी सीसा शेप होती है, कौन सी शेप होती है सीसा, टीटर टोटर भी कहते हैं, कौन सी शेप है इस शेप का नाम, इस शेप का दूसरा नाम है टीटर टोटर शेप, टीटर टोटर शेप, ठीक है। SF4 sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगी, सिंपल सा सवाल था, कोई सवाल में दम नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो अभी तक तो।
कुछ पिछले सवाल में दम था, अभी 20 तक डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं किसमें दम है। आगे देखो, लेविस स्ट्रक्चर दे रखी है आपको, फॉर्मल चार्ज पूछ रहा है। देखो, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, ठीक है, फॉर्मल चार्ज निकालना है। नाइट्रोजन पे इन्होंने नेगेटिव कह दिया, नाइट्रोजन पे पहले ही नेगेटिव कह दिया, तो नेगेटिव दे दिया तो ऐसे बंद कर रखा है। अब ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो 2 और 2 ये हो गया, ठीक है। इसके पास 2 4 6 8, इसके पास 2 4 6 8 पूरे हैं। इसके पास 2 ये हो गया, और 2 इसने यहाँ पे बनाए हैं। तो अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से तो हमें मतलब ही नहीं है, लोन पेयर भी काउंट करेगा, तो ऐसे ले लेते हैं। चलिए, तो ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। देखो, फॉर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला होता है वे V माइनस एल माइनस 1/2s, ये फार्मूला होता है फॉर्मल चार्ज निकालने का। V होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर जी 6 होते हैं, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? लोन पेयर 2 और 2 4, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है। लोन पेयर नहीं देखने, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 है, ठीक है, -1/2। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? शेयर्ड पेयर हैं 2 और 2 4, शेयर्ड पेयर भी 4 है, तो 1/2 इंटू 4 4 4 -6 -2 कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 है, तो पहले 0 देखो कौन से ऑप्शन में है। 0 एक ही ऑप्शन में है, देखो 0 1 -2 -1, तीन ऑप्शन कट लगाओ, एक से ही खत्म, ऑप्शन ए आ गया, एक से पल्ला पड़ गया, झाड़ दो। कार्बन का और निकाल के देख लो, कार्बन के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, माइनस लोन पेयर एक भी नहीं, 0, -1/2। शेड पेयर कितने हैं? 2 4 6 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 -0 -4, 0 आ रहा है, 0 0, देखो 0 0 दोनों ऑप्शन में आ गया। नाइट्रोजन को और निकाल के दिखा देते हैं। नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो कितने होते हैं? 5, -1/2 ना, पहले लोन पेयर 5 माइनस लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर 2 और 2 4 है, -1/2। शेड पेयर कितने हैं? 2 और 2 4 है, ये हो गया, ये 2 पे गया, 5 -4 -2, 5 -6 -1 आ गया, ठीक है, कितना आ गया? -1, और -1 ये, तो 0 0 -1, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ सी एन -1 था, एन पे -1 दिखा रखा था, तो एन पे -1 ले लिया मैंने, क्योंकि नाइट्रोजन अगर 2 साथ है तो एन -1 का मतलब होता है 2 6, ठीक है, इसलिए मैंने इसके 2 बॉन्ड पेयर के साथ 1 2 3 4 लोन पेयर दिखा दिए, इसलिए नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, तो नो डाउट -1 आ गया, 0 0 -1, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर्मल चार्ज निकालना था बस। अगला, ऑक्टेट रूल को कौन वायलेट कर रहा है? ऑक्टेट रूल भैया PCl3, तो फास्फोरस के पास 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो 2 4 6 8, इसका तो ऑक्टेट पूरा है, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। चलो, CBr4, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। चलो आगे, OF2, 1 F 2F और 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, तो 1 2 3 4, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ASF5 वैसे ही रह गया, ASF5 के अंदर 5 बॉन्ड पेयर आएंगे, 5 बॉन्ड पेयर का मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से ऊपर चला गया, इसको एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहते हैं, और एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, तो ये भैया ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर रहा। ऑक्टेट रूल यहाँ पर क्या हो रहा है? डिसओबे हो रहा है, क्योंकि ऑक्टेट या तो कम रह जाता है या तो हो जाता है ऑक्टेट से नीचे रह गया, जैसे BF2, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। BF3 ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट से कम होते हैं। ये BF2, ये इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, भी ऑक्टेट से कम होता है, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये आपका एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, जैसे SF6,
ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। IF7 ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 12 होते हैं, इसमें 10 है, तो ESF5। ठीक है, तो पिछले 10 सवालों का अगर निचोड़ देखें तो इस सवाल में कोई दम नहीं है, इसमें भी कोई दम नहीं है, इसमें तो बिल्कुल दम नहीं है, इसमें भी कोई दम नहीं है, ये भी कोई दमदार नहीं है, ये भी थोड़ा सा अच्छा सा मान सकते हैं लेकिन दम तो इसमें भी नहीं है। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, ये भी बिल्कुल इजी सा सही, ये भी बिल्कुल इजी सा सवाल है, और ये भी बिल्कुल इजी सवाल है। तो अगले 10 सवालों का ये निचोड़ है कि इनमें भी अभी तक कोई दम वाली बात नहीं है। 20 सवालों में मैं कह दूंगा अब तक कोई 1 या 2 सवाल आए हैं जो बहुत जबरदस्त बढ़िया वाले हैं। तो केवीएस का ये स्टैंडर्ड मुझे तो अब तक पसंद आया नहीं है, आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ जी। बाकी आपको कैसा लग रहा है सेशन, बिल्कुल अपने सुझाव रखना। और आप आगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ, आगे हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और ऐप इंस्टॉल करके रख लेना, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी हमारे कंटेंट की। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने ऐप के ऊपर इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट इतने सौ ट्रिक्स, ऑर्गेनिक को कैसे आसान बनाया जाए, फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे हलवा बनाया जाए, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है। और आपने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया ना तो आप कहेंगे यार मजा आ गया। ठीक है, स्पेशली एमसीक्यू कोर्स मैं सजेस्ट करूंगा सभी को। एमसीक्यू कोर्स के अंदर इतनी दमदार चीजें हैं, क्योंकि एमसीक्यू कोर्स में 100 स्पेशल प्रॉब्लम ऑर्गेनिक की, 100 स्पेशल प्रॉब्लम फिजिकल की, 200 अलग स्पेशल प्रॉब्लम ऑर्गेनिक की, और फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यू, अलग अलग चैप्टर के एमसीक्यू सेशन, और उन एमसीक्यू का डिटेल्ड सॉल्यूशन, और फिर उसमें पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी डाले हुए हैं। मतलब एमसीक्यू कोर्स एकदम दमदार है, उसको आप परचेज करके एक बार तैयारी करने में जुट जाइए, फिर आप कहेंगे यार मजा आ गया। ठीक है, ये पूरा आपके साथ सीधा बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां सवाल देखो, कह रहे सारे स्टेट फंक्शन है किसको छोड़कर। यार हीट और वर्क पाथ फंक्शन है, सबको पता है। हीट और वर्क क्या होते हैं, रास्तों का खेल है भैया। हीट और वर्क पाथ फंक्शन है, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते, पाथ पे डिपेंड करते हैं, इसलिए पाथ फंक्शन है। तो हीट आपका स्टेट फंक्शन नहीं है, पाथ फंक्शन में आता है। चलिए, कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द BF बॉन्ड इन द BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड गैस। हाँ, ये सवाल थोड़ा अच्छा है। ठीक है, हाँ चलो देखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब अमाउंट ऑफ हीट चेंज when 1 mole of a compound is formed from its constituent elements। बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉम्बिनेशन से बनाई। अब देखो, BF3 की फॉर्मेशन में अगर मुझे BF3 का 1 मोल बनाना है तो ये कैसे बनेगा, B प्लस 3F। बिल्कुल सिंपल रखो चीजों को, ऐसे तो बनेगा। बोरॉन सॉलिड होता है और फ्लोरीन भी आपका सॉलिड होता है। चलिए, फ्लोरीन गैस हो जाएगा, कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, एंथैल्पी फॉर्मेशन दे रखा है बोरोन का, एंथैल्पी फॉर्मेशन दे रखा है एटॉमिक फ्लोरीन का, और BF3 का भी दे रखा है। ठीक है, तो आपको बॉन्ड एनर्जी निकाल लेनी है। चलो करते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, निकाल लेते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ना सॉरी प्रोडक्ट, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये फार्मूला होता है। भाई एंथैल्पी चेंज निकाल लेते हैं रिएक्शन का। अब ये एंथैल्पी चेंज निकाल रहे हैं रिएक्शन का, क्या निकाल रहे हैं, वी आर डीलिंग विद द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, हाँ एंथैल्पी चेंज निकाल रहे हैं रिएक्शन का। फिर इसको इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ले लेंगे, भाई जैसा पूछा गया है ना उसमें निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड तो BF3 में ही है,
भाई बोरोन में तो क्या है बॉन्ड, बोरोन तो अकेला है, एटॉमिक एलिमेंट है। फ्लोरीन में एटॉमिक फॉर्म में है, बॉन्ड तो केवल किसमें है, BF3 में है। तो जो हम एंथैल्पी चेंज निकालेंगे बॉन्ड एनर्जी की सेंस में, वो BF3 के सेंस में ही निकलेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि BF3 में ही BF बॉन्ड है ना, बाकी इनमें तो है ही नहीं, है तो एटॉमिक फॉर्म में है। तो ये देखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में तो क्या है, BF3 है। अब BF3 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना दे रखा है, 273.15, तो करो माइनस 271.75 हो गया, ये हो गया। फिर माइनस का साइन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में एटॉमिक ब्रोमीन का कितना है, बोरॉन का कितना है, 134.5, और यहाँ किसका साइन आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट में तो दो है ना, बोरॉन भी और फ्लोरीन भी है। अब फ्लोरीन का एक एटॉमिक, फ्लोरीन का 18.86 दे रखा है, तो फ्लोरीन कितने हैं, 3 मोल है, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, ये ध्यान रखना, 3 गुणा 18.86, ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भूल जाते हैं लोग, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको ओवरऑल बंद कर दो, इसको सोल्व करेंगे, देखो माइनस 271.75, देखो यहाँ किसका साइन है, माइनस का, और अंदर किसका साइन है, प्लस का, तो बाहर ओवरऑल साइन किसका आएगा, माइनस का, बाहर ओवरऑल साइन किसका आएगा, माइनस का। तो 134.5 और 18.86 को 3 से गुणा करेंगे, तो इसको सारे को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको सारे को सोल्व कर लेंगे, और सारे को सोल्व करने के बाद जो ओवरऑल डाटा आएगा ना, उसको 3 से डिवाइड करना मत भूलना, क्योंकि BF3 में BF बॉन्ड 3 होते हैं। देखो BF3 में BF बॉन्ड कितने होते हैं, 3 BF बॉन्ड होते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं, 3 BF। और ये पूछ रहा है बॉन्ड एनर्जी केवल एक BF बॉन्ड की, देखो ध्यान से देखो, एक ही BF बॉन्ड की पूछ रहा है, तो यहाँ इस कैलकुलेशन में जो वैल्यू आएगी ना, उसको 3 से डिवाइड करना मत भूलना, नहीं तो आंसर गलत आएगा। 3 से डिवाइड करना, क्योंकि जो बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर एंथैल्पी चेंज बॉन्ड एनर्जी की सेंस में आएगा, वो किसके लिए आएगा, ये आएगा फॉर कंप्लीट BF3, और आपको क्या चाहिए, एक BF बॉन्ड के लिए चाहिए, फॉर 1 BF बॉन्ड, और एक BF बॉन्ड के लिए क्या करेंगे, ये इस कैलकुलेशन से जो वैल्यू आएगी उसको 3 से डिवाइड कर देना, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलो इसको सोल्व कर लेना, बाकी इसका राइट आंसर 135.4 है, ठीक है। हाँ, बाकी इसको सोल्व करने से पता लग जाएगा आपको, जो वैल्यू निकाल के आएगी वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखो, इवन द फॉलोइंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अच्छा ये वैल्यू दे रखी है, C4H3 और प्लस 6O2 4CO2 प्लस 4H2O, ठीक है। हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ इथेन, अब इसका कंबस्शन ही हो रहा है, इस कंपाउंड को O2 के सेंस में कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल करके आएगी ना, वो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ही आएगा, मेन मुद्दे की बात ये है। और इसका एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन निकालने का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसका एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन किसकी सेंस में निकालेंगे, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन की सेंस में निकालेंगे, डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन, और किसकी सेंस में निकाल लेंगे, अब इसका निकाल लेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे कर लिया करो। देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन कौन है, CO2 और वाटर, तो क्या करेंगे, CO2 के एक मोल का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, देखो CO2 का एक मोल का, CO2 के एक मोल का दे रखा है -394, तो -4 गुणा 394 हो गया, प्रोडक्ट का हुआ है, तो ये तो CO2 का आ गया, और प्लस और जोड़ो, प्रोडक्ट में एक और है ना वाटर, वाटर कितना दे रखा है -286, तो -286 गुणा 4, ये तो ये तो सारा हिसाब हो गया किसका, यहाँ से बंद कर दो, ये तो हो गया प्रोडक्ट का, माइनस रिएक्टेंट का, C4H3 का कितना दे रखा है, C4H3 का दे रखा है 16, कितना दे रखा है 16 दे रखा है ना, हाँ 16 दे रखा है, तो माइनस का 16 हो गया, हो गया। चलो और O2 का होता है नहीं, O2 फॉर्म 0 होता है, O2 का तो क्या होता है 0 होता है, तो +0 कर देंगे, चलो ये हो गया, बस इसको सोल्व करना और कुछ भी नहीं है। -394 को 4 से करना है, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 286 को 4 से करना है, और माइनस का 16 कर देने, ये ओवरऑल आंसर निकल कर आएगा, और ओवरऑल
आंसर तो माइनस में आएगा, तो प्लस में जो वैल्यू है काटो पहले तो, और ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी तो माइनस 27 आएगा, क्योंकि इसको 4 से करेंगे, इसको 4 से करेंगे, इसको भी ये 16 और जोड़ेंगे तो सारा ओवरऑल माइनस में बहुत ज़्यादा आएगा, तो माइनस 27 ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, कुछ भी नहीं है यार, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द डेल्टा जी नोट ऑफ द, देखो ये फिर कैलकुलेशन है, इस रिएक्शन का डेल्टा जी नोट निकालना है। तो डेल्टा जी नोट रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा जी नोट ऑफ द प्रोडक्ट, डेल्टा जी नोट ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नोट ऑफ रिएक्टेंट, यही फार्मूला होता है। बाई गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्टेंट, बस हो गया खत्म। तो प्रोडक्ट में कौन है, प्रोडक्ट में H2O2 है, तो H2O2 का दे रखा है, ये रहा H2O2 का, ये रहा डाटा। तो और कितने मोल है, मोल देखो 2 है, तो माइनस 105 को कितने से करेंगे, 2 से करेंगे, हो गया। फिर बीच में माइनस का साइन। रिएक्टेंट में कौन है, वाटर, वाटर के कितने मोल है, 2, तो 228 को 2 से करेंगे। या देखो यहाँ साइन माइनस का है, यहाँ साइन माइनस का है, तो ये माइनस का साइन तो इसकी वजह से आया है, और ये वैल्यू कितनी है माइनस की, तो माइनस 228, इसको 2 से करेंगे। और O2 का स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्म में 0 होता है, तो इसका तो 0 होगा, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो माइनस 105 को 2 से करेंगे तो माइनस 210, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ये तो यही काम तो काम की वैल्यू है, क्योंकि ये साइन तो फार्मूले में है और ये वैल्यू में दे रखा है। तो माइनस 228 को 2 से करेंगे तो प्लस का 456, ठीक है, प्लस का 456 हो गया। और ये माइनस का साइन और प्लस का साइन ज़्यादा है, तो प्लस की वैल्यू ज़्यादा है, तो 246 आएगा प्लस का, 246 प्लस का आएगा, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, प्लस का आएगा डेल्टा जी, ठीक है, प्लस का 246 आएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कंप्लीट फार्मूले से किया और कुछ भी गलती नहीं है, ठीक है। यहाँ साइन माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस की वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस 246 आंसर आएगा इसका, ठीक है। हाँ जी, देखो ये भी थर्मोडाइनमिक्स के 4 सवाल दिए ना लगते, ये भी थर्मोडाइनमिक्स का सवाल है, ये भी थर्मोडाइनमिक्स का है, ये भी थर्मोडाइनमिक्स का है, ये भी थर्मोडाइनमिक्स का है, एक साथ दे दिए। और ये सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, इसको इजी पीजी है। तो कह रहा है हाउ मेनी किलो जूल ऑफ द हीट लिबरेटेड व्हेन द 50 ग्राम ऑफ द मैग्नीज इज बर्न्ड, कुछ भी ना है, इसको बोलते हैं स्टोक्योमेट्री का क्वेश्चन कहते हैं इसको, ठीक है, स्टोक्योमेट्री का सवाल और कुछ भी नहीं है। 3Mn प्लस 2O2 क्या कह रहा है, Mn3O4, तो एटॉमिक मास दे रखा है मैग्नीज का 55 और Mn3O4 का डेल्टा एंथैल्पी फॉर्मेशन दे रखा है -1388। तो कह रहा है कितनी हीट लिबरेट होगी 50 ग्राम मैग्नीज के अंदर, तो बड़ा आसान है यार। देखो मैग्नीज का एटॉमिक मास कितना है 55, 55 है ना, तो 3 मोल है, तो 3 गुणा 55 कर दो, 3 गुणा 55 करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 165 आएगा। इसका मतलब 165 ग्राम मैग्नीज से जो इसका 1 मोल बन रहा है ना भाई, 165 ग्राम मैग्नीज को बर्न कर रहे हैं O2 की प्रेजेंस में, तो इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसमें एंथैल्पी फॉर्मेशन कितना आ रहा है -1388 आ रहा है। वैल्यू कितनी आ रही है -1388 आ रही है ना, कितने में 165 ग्राम में, और 50 ग्राम में निकालना है, खत्म सवाल। तो 1 ग्राम में कितना आएगा -1388 डिवाइड बाय 165, और कितने पूछ रहा है 50 ग्राम में पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 50, कुछ भी ना है सवाल, लल्लू सवाल एकदम, सोल्व करना है, खत्म है यार, सिंपल फॉर्मूला में दे रखा था, कुछ भी नहीं करना है इसमें, इसको सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 421, ठीक है, सोल्व करके देख लेना, एग्जैक्ट यही आंसर आएगा, ठीक है, 421 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। इस कैलकुलेशन को आप सोल्व कर लेंगे 421 आएगा, कुछ भी नहीं है, एज इट इज मैंने कुछ 2-3 लाइन में कर दिया इसको, ठीक है। हाँ, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 26, ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द MgF2 दिस और दिस सॉल्युबल दे रखा है आपको। तो देखो MgF2 को ब्रेक करते हैं, तो अगर हम इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन लें तो आपको पता है मैग्नीशियम +2 मिलेगा, और आपको 2 फ्लोराइड आयन
लेंगे, इसकी सोलिबिलिटी S होएगी, इसकी सोलिबिलिटी आपकी 2S होएगी। जब आप इसका KSP निकालेंगे, KSP तो आपका मैग्नीशियम +2 की कंसंट्रेशन और आपको पता है फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम +2 की कंसंट्रेशन आपकी S है, इसकी सोलिबिलिटी 2S है, 2S का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर ओवरऑल आपका जो KSP निकल करके आता है वो 4S³ आएगा। ठीक है, हाँ जी, चलो। और 4S³ आएगा तो सोलिबिलिटी आपको दे रखी है, मोल पर लीटर में दे रखी है, तो आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। 4 इंटू S की वैल्यू कितनी है 1.16 इंटू 10 की पावर -3 और इसके पूरे की क्यूब। चलो तो यहाँ पर आ गया 4 गुणा 1.16 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग लगभग कितना जाएगा, लगभग 1.6 के आसपास। ठीक है, हाँ लगभग 1.6 के आसपास ही आएगा ये, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9, तो ये लगभग आ गया 6.4 गुणा 10 की पावर -9। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यही बनेगा और तो क्या बनेगा, इसके आसपास यही पहुंचेगा। ठीक है, हाँ जी, एक मान लिया लगभग इसको 1.6 के आसपास, तो 1.6 के आसपास बनेगा ये लगभग आंसर। ठीक है, what will be the same for the solution 0.20 मोलर NH3 and 20 मोलर NaOH। भाई दो सोल्यूशन दे रखे हैं आपको, तो एक तो सोल्यूशन 1 है 0.50 मोलर NaOH है, और एक दे रखा है 0.50 मोलर अमोनिया सोल्यूशन। और आपको पता है अमोनिया सोल्यूशन किसका होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का होता है, क्योंकि अमोनिया में पानी डालेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो सबको पता है ये सर जी वीक बेस है और ये सर जी स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो सीधी सी बात है इसमें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन मोर, और यहाँ पर OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है वो आएगी लेस। ये बात तो श्योर है, नो डाउट। ठीक है, तो कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव सेम होगी, बट विल बी द सेम, सेम नहीं होगी, ये तो नहीं होगी भैया। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया भाई, पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया है ना। हाँ, सेम तो नहीं है, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन सेम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है वो वीक बेस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बोथ 1 एंड 2 तो हो नहीं सकता, हटाओ। आगे वॉल्यूम ऑफ द 0.20 मोलर HCl रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन के लिए 0.20 ml चाहिएगा, दोनों में सेम भी हो सकता है, हो सकता है दोनों में, नहीं भैया, नहीं 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 भाई, 0.20 मोलर NaOH को पहली बात तो न्यूट्रलाइज होने के लिए रिक्वायरमेंट होगी 0.50 मोलर HCl की, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस को जब स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रलाइज करेगा तो 0.50 को 0.50 ही चाहिए, और ये दे रखा है 0.20 मोल रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रलाइजेशन। तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि क्या पता ये वीक बेस है, तो ये तो 0.20 से हो जाए, लेकिन ये 0.20 से नहीं होगा, ये भी सेम नहीं है। तो इसका आंसर आएगा नाइदर 1 एंड 2, कोई भी, दोनों सेम नहीं है। मेरा परसेप्शन यही कहता है दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब दोनों में OH नेगेटिव कंसंट्रेशन सेम नहीं है तो हम ये कैसे मान ले कि 0.20 मोलर HCl से ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। अरे जब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ही सेम नहीं है तो HCl से H पॉजिटिव कंसंट्रेशन भी इसको इक्वली न्यूट्रलाइज दोनों को कैसे कर सकती है, क्योंकि जब इसमें OH नेगेटिव कंसंट्रेशन अलग है, इसमें OH नेगेटिव कंसंट्रेशन अलग है, तो दोनों को एक ही मोलर HCl न्यूट्रलाइज कैसे कर सकता है, तो ये वैल्यू भी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। तो वो नीदर 1 एंड 2, दोनों ही सेम नहीं है, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। बड़ा अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है मेरे मायने में। ठीक है, हाँ आगे बढ़ो।
2NO प्लस O2 इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी है सर्टेन टेम्परेचर पर NO की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, बड़ा लल्लू सा सवाल है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन के सेंस में होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, NO2। तो NO2 की कंसंट्रेशन देखो कितनी है भैया, NO2 की कंसंट्रेशन कितनी है, पहले तो इसको फार्मूले के सेंस में लिख देते हैं। NO2 की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कौन है, रिएक्टेंट कौन है, NO की कंसंट्रेशन, और किसकी कंसंट्रेशन, O2 की, और पावर में नंबर ऑफ मोल्स। NO2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, NO के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, और O2 के मोल कितने हैं, 1। चलो वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। NO2 के कंसंट्रेशन कितनी है, NO2 की, NO2 की 0.30 है, और 0.30 का स्क्वायर करेंगे तो 0.30 इंटू 0.30, 2 बार लिख लिया, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ो, नीचे NO की कंसंट्रेशन कितनी है, NO की 0.10 है, तो NO भी का स्क्वायर है, 0.10 को भी 2 बार लिख लो, 0.10 इंटू 0.10 मल्टीप्लाई बाय O2 की कंसंट्रेशन कितनी है, O2 की 0.20 है, O2 की 0.20 है। तो पहले तो इसको कट करो, 0.10 0.30 3 पे जाएगा, 0.10 0.30 3 पे जाएगा, ठीक है। तो बच गया 9/0.20, 9/0.20 रह गया। इसका पॉइंट हटाएंगे 100 ऊपर जाएगा, तो 900/20, 0 से 0, 45 आंसर आ गया। बड़ा सिंपल सा सवाल था, ऑप्शन सी, कुछ ना है, कैलकुलेशन करनी थी। 45 विल बी द राइट आंसर, ठीक है, सिंपली ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेशन, ठीक है। अगला देखो, an aqueous solution of the which of the salt which expected to be most basic pH, सबसे हाईएस्ट pH पूछ रहा है किसका होगा। तो पहले तो कॉम्बिनेशन कर करके देखो, पहला Na2CO3, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट किससे बनके बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक एसिड, नो डाउट इससे मिलके बना है ये। अगला है NaC2H3O2, देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, 2 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, तो CH3 तो आएगा ही आएगा, फिर C डबल लो Na, ये है, ये सोडियम एसीटेट है एक्चुअली, ठीक है, ठीक से अगर बनाए तो इसको सोडियम एसीटेट है ये, 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और 1 Na। तो 2 ऑक्सीजन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, पक्का है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन तो 1 कार्बन के साथ लग जाएंगे, और 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन के साथ लग जाएंगे, और 1 Na, सोडियम एसीटेट है, नो डाउट, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन है। और सोडियम एसीटेट क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड। चलो अगला देखो, अगला है NaCl, तो नो डाउट सोडियम क्लोराइड किसका कॉम्बिनेशन है, NaOH प्लस HCl। एंड द लास्ट अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड किसका कॉम्बिनेशन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। अब देखो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड का पलड़ा भारी है, तो इसका पीएच तो आएगा लेस देन 7, इसका पीएच क्या आएगा, लेस देन 7, तो ये तो एसिडिक हो गया, ये तो एसिडिक हो गया, तो ये तो आंसर नहीं है। NaCl स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो न्यूट्रल हो गया, इसका पीएच 7 आएगा, इसका पीएच कितना आएगा, 7 आएगा। अब 2 ऑप्शन रह गए, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको एक बात बता दूं, कार्बोनिक एसिड है ना, इट इज ज्यादा वीक है, किसके कंपैरिजन में, एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में, ठीक है, ये ध्यान रखना, एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में ज्यादा वीक है। वीक तो ये भी है, वीक तो ये भी है, लेकिन आपका कार्बोनिक एसिड ज्यादा वीक एसिड में आता है, ठीक है। हाँ ये मैं आपको थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने, इधर आएगा। ये आएगा, ठीक है, ये थोड़ा मोर वीकर एसिड है, इट इज मोर वीकर, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा मोर वीकर एसिड है कार्बोनिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड की तुलना में, तो नो डाउट ये ज्यादा वीक है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है,
और ये थोड़ा सा ज़्यादा वीक नहीं है, इसलिए NaOH इसको कम न्यूट्रलाइज करके ये pH थोड़ा ज़्यादा आता है, ये pH ज़्यादा आता है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का pH होता है ना बासिंग सोडा का, लगभग pH 11.1 के आसपास, मतलब 11 के आसपास चला जाता है, और सोडियम एसिडेट का जो pH होता है वो 8.5 से 9.5 के बीच में रहता है, ठीक है, लगभग लगभग। तो ये थोड़ा ज़्यादा है, सोडियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। हाँ जी, अगला सवाल देखो कि 40 ml, हाँ ये दमदार सवाल है, ये मैं आपको होमवर्क देख के जा रहा हूँ, ठीक है, 1 घंटे 35 मिनट का सेशन हो गया है, ये आपको होमवर्क देख के जा रहा हूँ, ये हमारा पार्ट 1 हो गया, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या आपको चाहते हो मैं इसको सोल्व ही करवा दूँ? देखो ये लास्ट क्वेश्चन में नितेश सर आज आपको ऐसी ट्रिक बता के जा रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ इस क्वेश्चन को इससे जल्दी आपको आपने किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखा होगा। मैं आपको इसका तरीका सिखा के जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, बड़ा प्यारा सवाल है। कह रहे 40 ml 0.20 मोलर एसिटिक एसिड को टाइट्रेट कर रहे हैं, 0.20 मोलर, ये बड़ा प्यारा प्यारा सवाल ले रहे तो, कह रहे एसिटिक एसिड है, इसको टाइट्रेट कर रहे हैं NaOH के साथ, ठीक है। हाँ एक्चुअली बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है कि HCl कितना डाला जाए, सॉरी बेस NaOH कितना डाला जाए कि वो एक बफर सॉल्यूशन बनाए ग्रेटेड बफर कैपेसिटी के साथ। बहुत प्यारा सवाल है, क्योंकि इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो नो डाउट पहले बनेगा सोडियम एसीटेट और वाटर, ठीक है। हाँ अब ये वीक एसिड है और ये वीक एसिड का सॉल्ट है, ठीक है। हाँ तो नो डाउट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है pH ऑफ एसिडिक बफर, कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मैं प्योर कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं इसमें आपको। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एसिडिक बफर का सर जी pH का फार्मूला देखो पहले तो क्या होता है, एसिडिक बफर का pH का फार्मूला होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये होता है ना। हाँ जी, अब एक शानदार कॉन्सेप्ट और है कि फॉर मैक्सिमम बफर एक्शन, अगर बफर को मैक्सिमम बफर एक्शन करना है या मैक्सिमम बफर कैपेसिटी शो करनी है, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी के लिए pH जो होता है ना वो pKa के बराबर होता है, ये कंडीशन है, मतलब ये एक कंडीशन है, इसको सेटिस्फाई करवाना है। मेन मुद्दे की बात यह है कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी लिखानी है, एक ऐसा सोल्ट बनाना है, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी के लिए pH pKa के बराबर होना चाहिए। अब pH pKa के बराबर पता कब होगा, जब ये चीज आपकी 1 हो जाएगी, ये चीज 0 हो जाएगी, ये चीज क्या हो जाएगी 0। अब इसको 0 करने के लिए पता क्या करना पड़ेगा, सोल्ट की कंसंट्रेशन एसिड की कंसंट्रेशन के बराबर लानी पड़ेगी, क्योंकि सोल्ट की कंसंट्रेशन जब एसिड की कंसंट्रेशन के बराबर आएगी तो यहाँ पर log 1 आ जाएगा। क्या जाएगा, देखो जब सोल्ट की कंसंट्रेशन एसिड से मैच करेगी तो सोल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन मैच करेगी तो यहाँ पर log 1 आएगा और log 1 0 हो जाएगा, और log 1 0 होते ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी शो करेंगे। तो आपको NaOH कितना डालें, ये सवाल बड़ा प्यारा है, कह रहे हैं NaOH कितना ग्राम डालें, NaOH कितना ml डालें कि बफर कैपेसिटी ग्रेटेस्ट हो जाए। अरे बड़ा प्यारा सवाल यार, ठीक है। देखो क्या करते हैं इसके लिए, ये दे रखा है 40 ml, वीक एसिड कितना दे रखा है 40 ml दे रखा है, कितना 0.20 मोलर, 0.20 मोलर। क्या करते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, तो 40 को 0.20 से गुणा कर लो पहले, तो 40 को 0.20 से गुणा करेंगे 2 चौके 8, 8 मोल आएगा, ठीक है। तो कितना मोल है 8, 8 आ रहा है। NaOH का नंबर ऑफ मोलरिटी कितनी है 0.20, अच्छा 0.20 मोलर का कितना वॉल्यूम लें, तो इसका वॉल्यूम x मोल x ml मान लेते हैं, x ml
नहीं पता हमें कितना लें, कह रहा हो तो कितना लें, तो इसका x ml मान लेते हैं और बफर सॉल्यूशन बने। तो दो काम कर लेते हैं। देखो पहले एडिटिंग होने से पहले, बिफोर एडिशन, बिफोर एडिशन, तो एडिशन से पहले इसके 8 मोल है, कितने 8 मोल है, और इसके 0.20 मोल है, इसके 8 मोल है, इसके 0.20 इंटू एक्स है। ये थोड़ा गलती मत करो भैया, यही गलती होंगी हमसे, क्योंकि मोल मोल तो वॉल्यूम से गुणा करने हैं ना। देखो 40 गुना 0.20, इसके तो 8 मोल है, इसके कितने हैं 0.20 इंटू एक्स, तो 0.20 एक्स ये मोल है। ये क्या है, ये क्या है, मोल है। और इसके 0 है, मिक्सिंग से पहले इन दोनों के तो 0 है। ठीक है, अब एडिशन के बाद, आफ्टर एडिशन, जब NaOH HCl में NaOH जब एसिटिक एसिड मिक्स हो गया एडिशन के बाद, तो इसके तो 8 में से कितना डिग्री जाएगा, इसमें से, इसके तो 8 में से डिग्री जाएगा 0.8 माइनस 0.20x, समझ गए, ये 0 हो जाएगा। और ये कितना बनेगा 0.20x बनेगा। मेरे हिसाब से आप चीज सीख चुके हो। अरे सीखे कि नहीं सीखे, यही तो चीज है, लगाओ दिमाग। अरे इसका 8 मोल, इसका 0.20 इंटू एक्स मोल, भाई 0.20 मोल का एक्स ml लें, तो 0.20 इंटू एक्स मोल, और इसका कितना बनेगा भाई, इसमें से जितना माइनस करते हैं उतना ही बनता है ना। अब कॉन्सेप्ट लगा दो, अब लगा दो नितेश सर, कॉन्सेप्ट सिखा दो हमें तो। देखो अब कॉन्सेप्ट लगा दूं, अब कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं, देखो, फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, सोल्ट की कंसंट्रेशन एसिड की कंसंट्रेशन के बराबर कर दो। सोल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है 0.20x, बराबर कर दो किसके, एसिड की कंसंट्रेशन के। एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है 8 माइनस 0.20x। मजा आया कि नहीं आया। अब 0.20x इधर ले आओ, 0.20x 0.20x कितना हो गया 0.40x, बराबर में 8, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 8 अपॉन 0.40, 0.40 को ऊपर ले जाओ कितना हो जाएगा 800 बटे 40, 20 ml आ गया। क्योंकि x की वैल्यू तो निकालनी थी हमें भाई, x कितना चाहिएगा, x की वैल्यू आ गई। अब जिसको ये नहीं पता था ना कंडीशन, वो सवाल नहीं कर सकता। जो कितना शानदार तरीके से मैंने दिखा दिया इसको, कि भाई pH का फार्मूला होता है pKa प्लस लोग सॉल्ट अपॉन एसिड, होता है ना। अब एक कंडीशन दी थी कि मैक्सिमम बफर एक्शन करना है। मैक्सिमम बफर एक्शन के लिए ट्रिक होती है कि pH pKa के बराबर होना चाहिए। अब pH pKa के बराबर कब आएगा, जब सोल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन बराबर होगी। देखो कि log 1 0 चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू 0 चाहिए, ये वैल्यू 0 चाहिए थी, तो log 1 0 होता है, log 1 0 होता है। तो सोल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन बराबर लानी थी, तो ये हमें, ये चीज हमें चाहिए, ये नीड थी, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो हमने क्या किया, एक इक्वेशन बना ली, जीरो, इसके 40 को 0.20 से किया, ये तो 8 मोल, और 0.20 को x से कर लिया था, x चाहिए हमें, तो 0.20x, तो ये घटेगा और ये उतना ही बनेगा 0.20x। और सोल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन यहाँ पे बराबर कर दी, क्योंकि मैक्सिमम फ्रैक्शन थे, x की वैल्यू आ गई 20 ml। इससे शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ। आप इस क्वेश्चन को इससे शॉर्ट ट्रिक से करके दिखा दो, नहीं होगा। और इसमें प्योर कॉन्सेप्ट लगाया है मैंने, तो इसका आंसर आएगा 20। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ठीक है, हाँ, बाकी इसको आप देख लेना, बहुत ही अच्छा सवाल है। 20 मोलर इसका राइट आंसर आएगा। सही है, हो गया। ठीक है जी, चलो आगे सवाल मिलते हैं। 30 आपके सवाल हो गए आज के सवाल में। ठीक है, हाँ, आज के पार्ट में, और आपकी वीडियो भी बहुत शानदार हो गई है। चलिए अगले सेशन मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक मैं आपको बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लो। कल आपको संक्रांत को 14 जनवरी को, मकर संक्रांति को, इसका सेकंड पार्ट भी देखने को मिल जाए। आज हमने ये 13 जनवरी की रात को लोहड़ी वाले दिन ये वीडियो रिकॉर्ड की है, आपको 14 जनवरी को मिल जाएगी। विश यू गुड लक, और
और आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन हमारे लिए स्पेशल हो चुका है कि हमने 14 जनवरी को आज से अपना बैकअप किया है। नितेश सर इज बैक, बोल देना सभी को, एनडीएस सर इज बैक विद ए पॉजिटिव एंथुजियम। बहुत अच्छे जोश के साथ, उत्साह के साथ और एनर्जी के साथ आए हैं और हमें सेशन स्टार्ट करवा दिया है और पीवाईक्यू सॉल्यूशंस में डिस्कस करेंगे। और अपने कोर्स के अंदर हम और वैल्यू ऐड करेंगे। अब कोर्स के अंदर मैंने 18-19 चैप्टर के डिटेल्ड एमसीक्यू सॉल्यूशन में डाल चुका हूँ। प्लस 1 प्लस 2 के 30 चैप्टर के ऐसे दमदार एमसीक्यू सॉल्यूशन बनाऊंगा और एमसीक्यू क्वेश्चन ऐड करूंगा। कोई पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम में बैठोगे आप वहां से विफल होकर नहीं आएंगे, दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में इसी जोश और जुनून के साथ, इसी एनर्जी के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में और 100 तक क्वेश्चन है, 3 पार्ट में वीडियो बन जाएगी और डिटेल सॉल्यूशन हो जाएगा, अच्छे से कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, आप आए, हमने सुना और अपने विचार कमेंट सेक्शन में रखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपको विचार पूरा बताया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है, उसके ऊपर आप वीडियो विचार कीजिए। कोर्स परचेज करना है नहीं करना है आपकी। ठीक है, थैंक्स।